एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने काफी सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस को होते हुए देखा होगा। फॉर एग्जांपल HDFC और HDFC बैंक का मर्जर या फिर वोडाफोन और आइडिया का मर्जर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मर्जर्स के दौरान कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या उसके साथ मर्ज होती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ आर द वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज आर कैलकुलेटेड? क्योंकि अगर आप एक छोटी से छोटी चीज भी लेने जाते हो तो पहले आप उसके वैल्यूएशंस को देखते हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हो और उसके बाद ही आप उस चीज को बाय करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट टू बाय समथिंग दैट्स ओवर वैल्यूड। मतलब आपको किसी चीज के लिए अगर ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, यू डू नॉट वांट दैट। सो यू ऑलवेज प्रेफर इवैल्यूएटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू परचेज। सेम हैपेंस व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स द अदर कंपनी या फिर वो उनके साथ मर्ज होती है। सबसे पहले वैल्यूएशंस को निकाला जाता है और इन वैल्यूएशंस को निकालने में एक मेट्रिक ऐसा है जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज EV बाय EBITDA मल्टीपल। EV बाय EBITDA को हम एंटरप्राइज मल्टीपल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है या फिर एक ऐसा रेशियो होता है जिसके थ्रू आप किसी कंपनी के वैल्यूएशंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, यानी कि ये पता कर सकते हो कि वो कंपनी किस तरीके की वैल्यूएशंस में है। इज इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? नाउ यू कैन डू दिस नॉट जस्ट इन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोसेस बट एज रिटेल इन्वेस्टर्स भी आप किसी कंपनी या किसी स्टॉक को इवैल्यूएट कर सकते हो कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू discuss what is EV by EBITDA ratio and how you can use it for identifying undervalued stocks। वीडियो में हम बात करेंगे EV by EBITDA, जिसे एंटरप्राइज मल्टीपल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ दिस एंटरप्राइज मल्टीपल, एक आइडियल एंटरप्राइज मल्टीपल क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड लास्टली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ EV by EBITDA ratio और द एंटरप्राइज मल्टीपल। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं EV बाय EBITDA के बारे में। तो EV बाय EBITDA एक ऐसा रेशियो है जो कि एक वैल्यूएशन मेट्रिक की तरह काम करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी की वैल्यू को डिराइव कर सकते हो। नाउ दिस रेशियो इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ अ कंपनी बाय कंपेयरिंग इट्स एंटरप्राइज वैल्यू टू इट्स EBITDA। अगर EV बाय EBITDA कम होता है तो इस केस में हम ये कहते हैं कि एक कंपनी ओवर वैल्यूड है, वहीं अगर EV बाय EBITDA ज्यादा होता है देन वी से दैट द कंपनी इज ओवर वैल्यूड। बट किसी भी कंपनी को उठाकर कंपेयर करके ये कह देना कि वो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है बाय कंपेयरिंग EV बाय EBITDA, ये सही तरीका नहीं है, बिकॉज EV बाय EBITDA जो है ये सेक्टर वाइज अलग अलग होता है। कौन सी कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है व्हाइल कैलकुलेटिंग EV बाय EBITDA। अगर आप किन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करने जा रहे हो, उनके EV बाय EBITDA को कंपेयर करने जा रहे हो, मेक श्योर दैट द कंपनीज बिलोंग टू द सेम सेक्टर, अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। फॉर एग्जांपल, अगर हम IT कंपनीज को ले लें, IT सेक्टर की कंपनीज को, तो उनका जो EV बाय EBITDA होता है ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कंपनीज दैट बिलोंग फ्रॉम द FMCG सेक्टर। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग अ कंपनीज EV बाय EBITDA, मेक श्योर दैट यू सी दैट फ्रॉम व्हिच सेक्टर डू दे बिलोंग। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ EV बाय EBITDA रेशियो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए ये रेशियो काफी ज्यादा काम आता है। न सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक, एक कंपनी जब किसी कंपनी के साथ मर्ज होने जाती है या किसी कंपनी को एक्वायर करने जाती है तो भी वो इस मल्टीपल का इस्तेमाल करती है ये जानने के लिए कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज फॉर क्रॉस नेशनल कंपैरिजन। द EV बाय EBITDA रेशियो कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्रॉस नेशनल कंपैरिजन। एंड लास्टली, as I told you, the EV by EBITDA ratio is a very important metric when it comes to mergers and acquisition of companies। EV by EBITDA ratio या फिर enterprise multiple हमें insights provide करता है of a company's cash and debt situation। एक कंपनी के पास कितना डेट है और कितना कैश या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये हम काफी इजीली पता कर सकते हैं by evaluating the ratio EV by EBITDA। Now let's discuss what is the formula of this ratio। तो EV by EBITDA का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है ये होता है EV यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन EBITDA। हाउ कैन वी कैलकुलेट EV और एंटरप्राइज वैल्यू? मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट
माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमें मिल जाएगा ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू। अब एबिटा क्या होता है? एबिटा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो एबिटा क्या होता है? एक कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं, जब हम उसमें से डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते हैं तो वो जो अर्निंग का पार्ट होता है उसे हम एबिटा कहते हैं। जब हम इन तीनों चीजों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। और जब हम इस फिगर में से टैक्स को भी माइनस कर देते हैं तब हमारे पास नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आता है। चलिए ईवी बाय एबिटा के फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं XYZ नाम की एक कंपनी है जिसका एबिटा जो है ये 3.86 बिलियन है। इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं 344.8 मिलियन। डेट जो है इसका ये है 14.25 बिलियन और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 56.2 बिलियन का। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसका एंटरप्राइज मल्टीपल। तो सबसे पहले मार्केट कैप यानी कि 56.2 बिलियन लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे उसमें टोटल डेट यानी कि 14.25 billion. Then we will minus the cash and cash equivalents which is 344.8 million and we will divide that figure from EBITDA which is 3.86 billion. तो हमारे पास आएगा 18.2. Now this 18.2 is your EV by EBITDA. Now how can we know कि ये 18.2 EV by EBITDA ज्यादा है या कम है? तो अगेन ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड कर सकता है। जनरली एक लोअर EV by EBITDA को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और एक हाई EV by EBITDA को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब हाई होता है एक EV by EBITDA कंपनी का तो वो ओवर वैल्यूड होती है, ज्यादा पैसे आपको देने पड़ रहे होते हैं उस कंपनी को खरीदने में देन एक्चुअली उसकी वैल्यू जो है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर EV by EBITDA किसी कंपनी का ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है या फिर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकती है। थॉरो स्टडी, थॉरो एनालिसिस किसी भी कंपनी का करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू नो वेदर दे आर ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी का EV by EBITDA इसलिए कम होता है क्योंकि उनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं या फिर उनकी ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स जो होती हैं वो कम होती हैं। इन सच केसेस अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो जस्ट बाय सीइंग क्योंकि उनका EV by EBITDA कम है तो आप एक सही डिसीजन नहीं लोगे और आपको आगे चल के उस डिसीजन पर रिग्रेट करना होगा। सो अ थॉरो एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ अ कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनी। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ EV by EBITDA रेशियो। तो सबसे पहले लिमिटेशन यही है दैट अ लो EV by EBITDA और एंटरप्राइज मल्टीपल कैन लीड टू वैल्यू ट्रैप्स। मतलब अगर आप एक लो एंटरप्राइज मल्टीपल को देखकर ये सोच लेते हो कि कंपनी काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड है एंड इन्वेस्टिंग इन सच अ कंपनी इज अ वाइज डिसीजन, तो ये एक वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट सच रेशियो ऑलवेज लुक्स फॉर द फॉरवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी दैन द पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब पास्ट में एक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसकी अर्निंग्स कैसी रही हैं, ये रेशियो उस चीज को इवैल्यूएट नहीं करता है, ये देखता है फॉरवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। मतलब इस रेशियो के थ्रू आप ये एनालाइज नहीं कर सकते हो कि कैसी पास्ट परफॉर्मेंस रही है एक कंपनी की, बल्कि कैसी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले टाइम में एक कंपनी की हो सकती है दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस रेशियो। एंड लास्टली अगर आप EV by EBITDA रेशियो को कैलकुलेट करने जा रहे हो तो अगर एक स्टॉक का प्राइस लगातार डिक्रीज हो रहा है और उसका EBITDA इंक्रीज हो रहा है तो इस रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त ये काफी बड़ा रेड फ्लैग होता है, बिकॉज इफ अ स्टॉक्स प्राइस इज डिक्रीजिंग देन द EBITDA should also decrease. So that is it for today's video. I hope EV by EBITDA ratio was easily understandable to you. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज शेयर द वीडियोस to your friends and family. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.